साम्यवाद क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है, पूंजीवाद क्या होता है, ये इसलिए सिखाना है क्योंकि शायद चीन पूरी दुनिया के सामने इस मैसेज को अब पूरी तरह से देने के लिए आ गया है कि आप जिस चीन को जानते हैं कि वो साम्यवादी चीन है, वो नीतियों को लेकर के बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है, अब उसके बारे में अपनी विचार या सोच बदल दीजिए, क्योंकि शायद आप भी यही चाहेंगे जो चीन करने जा रहा है। क्या चाहेंगे जो चीन करने जा रहा है, आइए मैं बताता हूं। आप कुछ इस प्रकार से साथियों यहां की एक न्यूज देखें और उसके बाद चीन के इस कदम की शायद आप भी सराहना करने लगेंगे, क्योंकि आप ही नहीं, वर्ल्ड बैंक भी चीन के कुछ कदम है जिनकी सराहना करती है। साथियों, दुश्मन भले ही हो आपका, लेकिन जिस दिन आप में यह हुनर आ जाए कि आप दुश्मन की भी अच्छाइयों को रिकॉग्नाइज कर लें, तो समझिएगा कि आप अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं, निश्चित ही आपका भी भला होगा। चलिए तो यहां पर शुरू करते हैं चीन का एक ऐसा स्टेप जिसे शायद आप भी रिकॉग्नाइज करें। क्या है, जरा सुनिए, स्टेटमेंट सुनिए। शी जिनपिंग ने कहा है, क्या कहा है? गिव बैक टू दी सोसाइटी, समाज के लिए वापस लौटाइए। किनसे कहा है? वेल्दीएस्ट पर्सन, जो पैसे वाले लोग हैं, उनको नोटिस जारी कर दिया गया है कि जो आपकी एक्सेसिव इनकम हो रही है, इसे अपने पास रखने की जरूरत नहीं है, इसे समाज को लौटाइए। क्या आपको लगता है कि चीन ऐसा बोले और वहां की कंपनियां इसे मानने से इनकार कर दें? अगर जरा भी संदेह है आपको तो इस संदेह को दूर कर लीजिएगा, क्योंकि शायद ही कोई कंपनी ऐसी होगी जो चीन के शी जिनपिंग के बोलने के बाद कुछ और कदम ले पाए या कुछ और बोल पाए। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्यों भाई, जैक मा देखे क्या आपने? मुझे तो साल भर हो गया है जैक मा को देखे हुए। दीदी अपना कारोबार बंद कर चुकी है अमेरिका के अंदर। कंपनियों के साथ क्या करता है अमेरिका, ये सबको पता है। और इसी चाइना ने हाल ही के अंदर अपने यहाँ की जो बेहतरीन कंपनियां हैं, पैसे वाली कंपनियां हैं, इनसे कह दिया है कि बहुत कमा लिया, अब जो ज़्यादा कमा रखा है उसे समाज को वापस लौटाइए। अब आप पूछेंगे समाज को लौटाइए, क्या लोग मान जाएंगे क्या? बिल्कुल मानना ही पड़ेगा। और कहाँ है ये सारी बातें, कहाँ हुई हैं और किस प्रकार से रोड मैप बनाया गया है, आज के सेशन में आप इसी चर्चा के बारे में बात करेंगे। क्या है, आइए बताते हैं। चाइना ने साथियों हाल ही में कहा है कि एक्सेसिव इनकम जो कि वेल्दी लोगों के पास है, पैसे वाले लोगों के पास है, वो वापस लौटा देनी चाहिए। और कहां कहा है ये बात? क्योंकि साथियों हाल ही के अंदर जो यहां की कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका सेंट्रल फाइनेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर कमीशन का एक मीटिंग हुआ जिसमें शी जिनपिंग खुद पार्टिसिपेट किए और वहां पर यह निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया? कि चीन ने एक्सट्रीम पॉवर्टी से अपना एलिवेशन कर लिया है। आपको जानना चाहिए साथियों कि इस बार शी जिनपिंग ने दुनिया को यह कहते हुए चौंका दिया था, जब अभी चीन की सालाना बैठक हुई थी इनकी कम्युनिस्ट पार्टी की, तो इन्होंने कह दिया था कि दुनिया वालों जान लो कि चीन में अब कोई गरीब नहीं है। आप जानेंगे और खुद से इस आंकड़े की सराहना करेंगे साथियों कि आज से लगभग 40 साल पहले चाइना के अंदर 77 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास प्रतिदिन की आय $1.90 से कम थी। फिर से सुनिएगा और इन तथ्यों को बहुत अच्छे से अपने पास कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके तुलनात्मक आंसर मेकिंग में काम आएगी। मैं आपको चीन के डेटा देता जा रहा हूं, आप इंडिया के डेटा कलेक्ट करिए ताकि आप इंडिया की पॉवर्टी, क्योंकि इकोनॉमिक्स में अपने पॉवर्टी पोर्शन है, बकायदा पढ़ना पड़ता है आपको, वहां से उठाइए इन डेटास को और ढूंढिए कि क्या स्थिति है, कैसे कंपेयर करना चाहिए। तो सुनिए साथियों क्या बोल रहा हूं मैं। साथियों बात यह है कि आज से 40 साल पहले वर्ल्ड बैंक का डेटा है, जिस चीन की आज आबादी 140 करोड़ है, आज से 40 साल पहले यहां की 77 करोड़ आबादी, यानी कि लगभग 80 करोड़ जो इसकी कुल पॉपुलेशन थी, उसमें से कुछ ही लोग थे जो पैसे वाले थे। उस समय की 40 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, वहां 77 करोड़ लोग गरीब थे। गरीब का मतलब समझिए, गरीब का मतलब वो जिनको वर्ल्ड बैंक की गरीबी की परिभाषा में डाला जा सके। क्या है वर्ल्ड बैंक की गरीबी की परिभाषा? वर्ल्ड बैंक की गरीबी की परिभाषा पूरी दुनिया के लिए लागू होती है और वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन में $1.90 से कम कमाता है तो वो व्यक्ति गरीब कहलाता है। प्रतिदिन में $1.90 को अगर हम लमसम लेके चलें तो लगभग 70 से 80 के बीच में डॉलर का भाव कहीं रहता है, यानी $2 140 रुपए के आसपास होते हैं। इंडियन करेंसी में बात करें तो लगभग 125 रुपए जो व्यक्ति प्रतिदिन कमाता है, अगर उससे कम कमा रहा है तो वो गरीब है
और उससे ज्यादा कमाता है तो वो गरीब नहीं है। सबसे पहली और मजेदार बात आपको तथ्यात्मक रूप से पता होनी चाहिए, जिस चाइना के अंदर 40 साल पहले 77 करोड़ लोग, अब ये समझ को थोड़ा समय को जोड़ते जाइएगा, इंदिरा गांधी जी का समय याद करिएगा, इंदिरा गांधी जी का समय 1980s का समय याद करिए, आज से लगभग 40 साल पहले ही भारत के अंदर भी जब इंदिरा गांधी जी की सरकार आई थी तब उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ। जिस समय भारत भी एक्सट्रीम पॉवर्टी से जूझ रहा था उसी समय चाइना ने भी यह कदम उठाया था कि हम पॉवर्टी को खत्म करेंगे। और साथियों, पॉवर्टी को खत्म करने के डेटा को आप मैच करते चलें। डेटा यह है कि जिसमें 40 साल पहले 77 करोड़ लोग गरीब थे, यानी कि उसकी कुल पॉपुलेशन का लगभग 2/3 जो जनसंख्या थी साथियों, वो गरीबी रेखा के अंदर थी। 40 साल के अंदर इन्होंने इसको कवर कर दिया। और कहां पहुंचे ये? 2012 के अंदर जब शी जिनपिंग ने सरकार संभाली तब केवल 9 करोड़ लोग ही चाइना के अंदर गरीब बचे थे। यानी कि चाइना की जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उन्होंने भी गरीबी को मिटाने के लिए कार्य किया। और उसके बाद साथियों, आज की परिस्थितियों के अंदर जो शी जिनपिंग ने रिसेंटली भाषण दिया था अपना कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक दिवस पर, तब उन्होंने कहा था कि चीन के अंदर अब कोई भी गरीब नहीं है, क्योंकि हमने सभी को उनकी बेसिक जो पॉवर्टी थी उससे ऊपर उठा दिया है। अब आप जानना तो चाहेंगे चाइना ने ऐसा किया कैसे, क्योंकि सर दुनिया के पास तो पैसा बढ़ता है पैसे वाले के पास, गरीब तो और गरीब होता है। कंसेप्ट तो यह है, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला जो चाइना ने प्रयास किया, जो आप खुद चाहेंगे कि काश हमारे देश में भी ऐसा हो, वो मैं आपको बताता हूं। पर वही है कि इसमें पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, चीजें उतने अच्छे से हो नहीं पाएंगी, लेकिन फिर भी सुनिए साथियों। सबसे पहले चीन ने अपना स्टैंडर्ड ही सेट ऊपर कर दिया। मैं इसके बारे में कमेंट करूंगा, शायद आप उस कमेंट के साथ वास्ता रखें। कमेंट क्या है जरा सुनिएगा, पहले उस कमेंट को सुनिए फिर मैं आपको बताता हूं। कमेंट यह है कि आपके मन में एक भावना अगर घर कर गई कि भाई इस एग्जाम की कट ऑफ 50% नंबर पर ही जाती है, तो यकीन मानिए कि आप भी 50% के आसपास ही टिके रहेंगे। आपने दिमाग में यह भाव बिठा लिया कि इस एग्जाम की कट ऑफ 80% के आसपास जाती है, यकीन मानिए आपके नंबर 80% के आसपास आ जाएंगे। कारण यह है कि हमने जिस प्रकार की पूर्व धारणा बिठा ली कि भाई इसमें इतनी रिक्वायरमेंट है, तो हम तैयारी भी उसी हिसाब से करते हैं। आप देख लीजिएगा, मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं, मैं मतलब इसको थोड़ा सा मतलब वो नहीं करना चाहता, विवाद का विषय नहीं बनाना चाहता, लेकिन बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं समाज के अंदर जहां पर एक साइकोलॉजिकल बैरियर बना रखा है कि मेरा तो इतने % पर हो ही जाएगा, तो मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, मेहनत ही नहीं करते हम लोग। चाइना ने इसको बदल दिया। क्या किया? इसने कहा वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है, $1.9 प्रतिदिन पर गरीबी है, चलिए बदल देते हैं। इन्होंने $2.3 पर गरीबी सेट कर दी। क्या कहा? बोले तुम लोगों के हिसाब से 125 रुपए प्रतिदिन कमाएगा तो गरीब है, चलिए इसको थोड़ा बदल देते हैं। आप भी क्या याद रखोगे, 200 रुपए कर देते हैं, $2.3। बोले अब एक काम करो, 200 रुपए जो प्रतिदिन कमाएगा या 175 रुपए के आसपास जो प्रतिदिन कमाएगा, मेरी नजर में वो व्यक्ति गरीब होगा। उससे ऊपर कमाएगा तो ऊपर की तरफ देखा जाएगा। पहले तो परिभाषा ही बदल दी। अपने यहां पे इंडिया में तो लड़ाई इस बात की होती है कि नहीं नहीं साहब, आप वर्ल्ड बैंक वाले थोड़ा ज्यादा बढ़ा के बताते हैं, हमारे यहां तो आदमी 5 रुपए में अन्न खा लेता है, हमारे यहां तो सरकार की रसोइयां 8-8 रुपए में चलती हैं, हमारे यहां 50 रुपए में तो दिन कट जाता है दुनिया का बढ़िया सा। सर आप कहां 125 रुपए सेट कर रहे हो, हम तो उसको नीचे लाने की बात कर रहे हैं। इसने रिवर्स अप्रोच अपनाई, इसने कहा छोड़ो ये सब बातें, पहले तो स्टैंडर्ड सेट करो, ऊपर कर दिया स्टैंडर्ड सेट। अब दूसरा मॉडल इसने क्या अपनाया, अब वो समझिए। इसने क्या कहा साथियों, इसने गांव वालों को समझाया कि देखिए एक्सट्रीम पॉवर्टी कहां रह रही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है। उन सबको उठाया और उन सबको उठा करके नजदीकी शहर के आसपास या गांव के नजदीकी कोई नया शहर बसाया। सरकार के द्वारा हाई राइट्स बिल्डिंग्स बनाई गई, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए, और लोगों को जैसे अपने भारत के अंदर क्या होता है, अभी जो अपनी सरकारें हैं वो क्या करती हैं कि भाई इसको 1 लाख रुपए दे दो कमरा बना लेगा, इसको टॉयलेट के 25,000 रुपए दे दो, इसको छत डालने के इतने रुपए दे दो, हैंडपंप लगाने के इतने पैसे दे दो, स्वास्थ्य के लिए इतने पैसे दे दो। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हमारे यहां पर धन पहुंचाया जाता है। चाइना ने ये सब चीजें हटाई, उसने कहा पैसा तो खर्च होना ही है, एक बार में ही हम खर्च कर देते हैं। चाइना ने उठाया, बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग के अंदर लोगों को उठा करके भर दिया कि चलिए आप इस बिल्डिंग में रहिए, पहले तो लाइफ स्टाइल सुधारिए। जो कहते हैं ना गरीब के पास मकान नहीं होता, तो पकड़िए ये तो रहा मकान।
रहा दूसरी बात कि गरीब के पास काम नहीं होता, जब आप सब लोग यहां पर हो तो कोई दुकान भी लगाएगा तो काम चालू हो जाएगा, और उसने वहीं पर छोटे छोटे लघु उद्योग और कुटीर उद्योग डेवलप कर दिए, और लोगों के पास में शहर के क्षेत्र के छोटे छोटे गांवों के हिसाब से छोटे छोटे काम डिसाइड कर दिए कि आप रहिए एक जगह पर और काम करिए एक जगह पर। एकदम पॉवर्टी एलिवेशन हो गया। साथियों, यह तो हुआ जबरदस्त पहला कदम, जिसके चलते चीन की प्रशंसा वर्ल्ड बैंक ने करी। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हां, हम यह रिकॉग्नाइज करते हैं कि चाइना में अब कोई गरीब नहीं है। पहला बात तो समझ में आ गया। अब दूसरी बात सुनिए, चाइना अब उससे एक कदम ऊपर और जा रहा है, और वो क्या बोल रहा है? बोले यार, अब गरीबी से तो निकल गए, अब लेके चलना है इस 140 करोड़ की आबादी को अपर इनकम ग्रुप में, यानी कि अब हमको लेके चलना है इन सबको एक साथ, ज्यादा आय वाले व्यक्तियों में। अब हमको लोअर इनकम कंट्री नहीं रहना है, यानी कि मध्यम वर्गीय जो आय हैं उसके अंदर लोअर मिडिल क्लास नहीं, अपर मिडिल क्लास में सेट होना है, और अपर मिडिल क्लास से फिर हायर मिडिल क्लास में जाना है और क्लास चेंज कर देनी है। बोले ये कैसे करोगे भाई? बोले अभी करते हैं। चाइना ने एक आंकड़ा निकाला। आंकड़ा क्या था साथियों? आंकड़ा यह था कि यहां पर जो 20% रिचेस्ट लोग हैं, यानी कि चाइना की जो कुल आबादी है वहां पर 20% लोग सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं, उनके पास जो गरीब लोग हैं उनका 10 गुना पैसा है। जितना गरीबों के पास होना चाहिए उसका 10 टाइम्स पैसा है। चाइना ने कहा है अपने सभी अमीरों से कि बेटा सुनो, तुम्हारे पास जो पैसा है उसे समाज को लौटाने का टाइम आ गया है, और समाज को लौटाने के टाइम में साथियों इन्होंने एक मॉडल सेट कर दिया है और कहा है कि आने वाले टाइम में आप सबको पैसे अपने दोबारा लौटाने होंगे समाज को, और समाज का अपलिफ्टमेंट करना होगा। इस क्रांतिकारी विचार के साथ में चाइना चल के आया है। कॉमन प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल इसे नाम दिया गया है, यानी समृद्धता किसी एक की गुलाम नहीं होगी, अब वो सबको मिलेगी। क्या आपको नहीं लगता कि इतना अच्छा कोई कैसे सोच सकता है? साथियों, इतना अच्छा सोच सकता है साम्यवाद। असल में साम्यवाद के अंदर यह सबसे बड़ी विशेषता होती है जो शब्द कहा गया है, सर्वहारा वर्ग का शासन। असल में चाइना ने एक रिवर्स स्ट्रेटजी अपनाई। चाइना में शी जिनपिंग से पूर्ववर्ती जो शासक रहे, इवन शी जिनपिंग भी, इन्होंने असल में एक ऐसा मॉडल निकाला जिसे कम्युनिस्ट ना कहकर चाइनीज मॉडल ऑफ कम्युनिज्म कह सकते हैं। हम आज आपको ये सारी विचारधाराएं समझाएंगे, पूंजीवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। अक्सर मैं अपने प्लस के विद्यार्थियों को ये सब चीजें पढ़ाता हूं, लेकिन आज आपको भी ये चीजें सिखाऊंगा। लेकिन फिर भी फिलहाल के लिए आप इस बात को पूरी तरह सुनते चलिए, तथ्यात्मक रूप से अवगत हो जाइए। तो साथियों, हाल ही के अंदर यहां पर चाइना की जो प्रॉस्पेरिटी को लेकर मीटिंग हुई उसमें क्या कहा गया? स्ट्रेंथन द रेगुलेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ हाई इनकम, प्रोटेक्ट लीगल इनकम, रीजनेबल एडजस्ट एक्सेसिव इनकम, यानी कि जो एक्सेसिव इनकम है उसको रीजनेबली एडजस्ट करिए, और एनकरेज करिए हाई इनकम ग्रुप्स को एंड एंटरप्राइजेस को कि वो सोसाइटी को वापस पैसा लौटाएं। अब कैसे एनकरेज करना है, शी जिनपिंग का क्या है आइडिया? तो साथियों, इसके लिए इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया है। अब पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? पायलट प्रोजेक्ट का मतलब यह हुआ कि एक प्रकार से एक जगह पर करके देख लिया। चलिए मैं इसको आसान भाषा में बताता हूं। जैसे आपको बहुत बड़े स्टेडियम में मैच खेलने जाना है, इससे पहले आप क्या करते हैं? नेट प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे ही सरकारें, चाहे कोई सी भी देश की सरकारें हो, जब किसी स्कीम को बहुत बड़े लेवल पर लॉन्च करती हैं, उसको सबसे पहले किसी एक जिले में, 2 जिले में, या किसी एक राज्य में, या सीमित राज्यों के अंदर चला के देखती हैं। उस परियोजना को पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। ऐसा ही चीन ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। कहां पर किया है? यहां पर एक जगह है जिसे का नाम है जिनजियांग। उस जिनजियांग प्रोविंस के अंदर इन्होंने अपना नाम दिया है, इसको जेजियांग करके है। जेजियांग, जिनजियांग में एक्स आता है वो अलग है, ये अलग है, जेजियांग बोलिएगा इसको। जेजियांग में एक जगह है जहां पर इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया है, अब वो सुनिए। यहां पर साथियों अलीबाबा कंपनी का मुख्यालय है। असल में इस पूरे क्षेत्र के अंदर अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड का पूरा ऑफिस है, कार्यालय है। यहां पर पूरी तरह से लोग निवास करते हैं। अलीबाबा कंपनी चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि रिटेल में काम करती है। ये इट इज इक्विवेलेंट टू वॉलमार्ट। जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप वॉलमार्ट का नाम सुनते हैं, अलीबाबा जो जैक मा जिसके संस्थापक हैं, मेरी क्लास में मल्टीपल टाइम जिसका नाम आया है, उसके सबसे बड़े आईपीओ का नाम आंट आईपीओ था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। तो अलीबाबा ग्रुप की कंपनी जहां पर निवास करती है, वहां पर क्या कहा गया है, इस बात को सुनिएगा। यहां पर सरकार ने साथियों एक जबरदस्त इनिशिएटिव लिया है।
क्या कहा है जरा सुनिएगा। लास्ट मंथ ज़ेजियांग ने एक डिटेल आंकड़ा रिलीज किया ये कहते हुए कि जो पर कैपिटा इनकम है उसको बढ़ा करके 75,000 युआन यानी 11,563 डॉलर प्रति व्यक्ति ले जाना है 2025 तक। ये जो इतनी इनकम बढ़ानी है, ये 5 साल में प्रत्येक व्यक्ति की आय 45% तक इंक्रीज करने का टारगेट रखा गया है। 5 साल के भीतर कहा गया है कि इस क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों की आय इस कंपनी से कही गई है कि आपकी एक्सेसिव इनकम सोसाइटी को लौटाइए। कैसे लौटाएं? बोले अब लौटाने के तरीके भी हम बता देते हैं। लौटाने का तरीका इन्होंने कहा है कि जो भी लोग आपसे रकम मांगे, वेजेस मांगे, वेजेस का मतलब हुआ कि आप काम करते हैं, मजदूरी मांगते हैं, तो उनकी वेजेस बढ़ाइए। दूसरी तरफ कहा गया है कि जो भी आपके यहां पर जो मतलब जिस प्रकार का अगर कोई आंदोलन यहां चलता है, अगर आपने कोई आईपीओ निकाला, आईपीओ के अंदर आपको प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करिए, यानी डिविडेंड को लोगों के बीच बांटिए। ये किसने कहा? ये चाइना ने कहा। क्या कहा? इसने कहा है कि जितनी भी ये जो कंपनी है, इसमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्या चला के देखा गया है, इससे कहा गया है कि अपनी जो आय है आप लोगों की, उस आय का 75% मतलब आय जो आपकी कंपनी की है उसकी वजह से प्रति व्यक्ति इनकम के अंदर 45% इजाफा अगले 5 साल में हो जाना चाहिए। आपके शेयर के अंदर जब भाव बढ़े तो कंपनी का भाव नहीं बढ़े। उस कंपनी ने जितनी वैल्यू गेन करी, जितने भी शेयर होल्डर पूरे मतलब चाइना के अंदर हैं, उन सबके पास डिविडेंड पहुंचाइए। डिविडेंड पहुंचाने का मतलब यह हुआ कि लाभ उनका भी हुआ, ऐसा तय करिए। यह किसके अंदर हो रहा है? चाइना के अंदर हो रहा है। यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया है। क्या है टारगेट? शी जिनपिंग का टारगेट है जो पैसे वाले लोग हैं वो अपने पास पैसा ना रखें और जनता को लौटाएं। चलिए, तो अब यहीं से शुरू होती है विचारधारा। आपने इस न्यूज को तो बेहतरीन तरीके से समझ लिया। अब इसको समझने के साथ साथ यहां पर सरकार ने वादा कहा है कि अगर आप लोगों ने इसके लिए हड़ताल करी तो सरकार आपका साथ देगी। अगर आपने किसी भी प्रकार की मांग उठाई तो सरकार आपके साथ है। आपकी मांग में सरकार कर्मचारियों के साथ है, उन कंपनियों के साथ नहीं है। यह है चाइना की नीति, जिसमें कि लोगों का अपलिफ्टमेंट मेजर रूप से फोकस किया गया है। चलिए, तो अब शुरू करते हैं। क्या है ये विचारधारा जिसकी अक्सर मैं चर्चा कर रहा हूं इतनी देर से? क्या है विचारधारा की लड़ाई और हम कौन सी विचारधारा के लोग हैं? साथियों, जो इकोनॉमीज हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी, वो मूल रूप से 3 भागों में बांटी जाती हैं और अक्सर मैं क्लास के अंदर ये तीनों मॉडल डिस्कस करता हूं। 3 मॉडल कौन कौन से हैं? एक मॉडल है जिसे आप पूंजीवादी मॉडल कहते हैं। पूंजीवादी मॉडल, जिसको आप अंग्रेजी में कैपिटलिज्म कहते हैं, कैपिटलिज्म कहते हैं, ये पूंजीवादी मॉडल है। दूसरा मॉडल है जिसे आप एक्सट्रीम एंड पर कम्युनिज्म कहते हैं, हिंदी में जिसे आप साम्यवादी कहते हैं, जिसे आप कम्युनिज्म के नाम से भी जानते हैं। तीसरा मॉडल है एक सोशलिस्ट विचारधारा, ये जिसको नाम हम लोगों ने दिया है, वास्तविकता में ये मिक्स प्रकार की इकोनॉमी का टाइप है। सवाल को समझने के लिए थोड़ा सा एक उदाहरण है जो मैं अक्सर अपने क्लास के विद्यार्थियों को समझाता हूं, वो भी सुन ही लीजिएगा, आपकी थोड़ी सी जानकारी इससे बढ़ जाएगी। उदाहरण कुछ इस प्रकार से है, अक्सर मैं विद्यार्थियों को समझा रहा होता हूं कि साम्यवाद, पूंजीवाद और मिक्सवाद को अगर समझना हो तो इसका एक छोटा सा उदाहरण हम ये लेते हैं कि मान लीजिएगा कि आप किसी ड्राइंग रूम में बैठ करके टीवी देख रहे हैं। लेट्स से आपके घर के अंदर यहां पर एक टीवी लगी हुई है, आप उस टीवी को देख रहे हैं और घर के जितने भी बुजुर्ग हैं यहां पर सब बैठे हुए हैं। यहां पर घर के बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठे हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, है ना। तो यहां पर महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सभी लोग अपने आराम से टीवी देख रहे हैं। आप इसको इस प्रकार से समझिए कि ये आपके घर का कोई ड्राइंग रूम है, इसमें बैठ करके बढ़िया से सब टीवी देख रहे हैं। आपके घर के अंदर एक किचन भी है, उस किचन के अंदर बढ़िया से सामान रखा हुआ है, बढ़िया से सामान रखा हुआ है। ये मेरा किचन का एग्जांपल है, बहुत ज्यादा फेमस है। प्लस के विद्यार्थी यहां पर समझ करके लिख भी देंगे कि हाँ सर, ये किचन एग्जाम्पल आप बहुत पढ़ाते हो। अब ये आपकी किचन है और उस किचन के अंदर बहुत सारा सामान भरा हुआ है। आपने यहां पर खूब सारा कच्चा माल भर रखा है, सब्जियां हैं, फल फ्रूट्स, अनाज, दही, मसाले सब हैं यहां पर, ठीक है। लेकिन यहां पर टीवी देखते देखते अचानक घर के ये कुल 6-7 सदस्य थे, इनको भूख लगी। भूख लगी इन 6-7 सदस्यों को, तो आपके सामने 3 प्रकार के विकल्प हैं। 3 प्रकार के विकल्प क्या हैं? भूख लगी तो भूख लगने के ऊपर किचन में भरे हुए सामान के ऊपर यहां से इन पूरे परिवार जनों में से एक जना खड़ा होता है। कोई भी जना खड़ा हुआ, मान लीजिए कि हमारी मैडम खड़ी हुई और जाकर के किचन में गई और किचन में उन्होंने खाना बनाया, अपने लिए खाना बनाया,
खाना बना करके वो वापस यहीं आई और बैठ करके खाना शुरू कर दी। जरा विचार करिए, यहां पर बैठे हुए जितने भी और लोग हैं उनके मन में तो आएगा कि वो भी भोजन कर लें, लेकिन मैडम ने कहा कि मैंने तो मेरा ही खाना बनाया है और मैं इस खाने को खा करके बढ़िया से टीवी देखूंगी। साथियों, ये कहलाती है पूंजीवादी विचारधारा। आप पूछेंगे कि ये पूंजीवादी विचारधारा कैसे हुई? मैं बताता हूं। पूंजीवादी विचारधारा के अंदर कहा जाता है कि राज्य के जो संसाधन हैं वो उन सब लोगों के लिए उपलब्ध हैं जो करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते वो बैठे रहे। आपके पास टैलेंट था, आपको बनाना आता था, आप किचन में गए, खाना बनाया, बना के खा रहे हो। पूंजीवादी विचारधारा के अंदर आपकी यह कतई जिम्मेदारी नहीं है कि आपने बनाया हुआ खाना बाकी सबसे शेयर करना है, यह कतई जिम्मेदारी नहीं है आपकी। तो कैपिटलिज्म समझ में आ गया। इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखिए। अगर अमेरिका एक पूंजीवादी देश है तो यहां पर जितने भी पैसे वाले लोग हैं, जो सो कॉल्ड पैसे वाले हम कहते हैं, उनको लगता है कि मिट्टी बेचनी है, बेचिए, सरकार से परमिशन ले लीजिए, मिट्टी बेचना शुरू करिए। लाभ कमाया, जरूरी नहीं है कि आप उस लाभ को गरीबों में बांटे, अपने पास रखना है। मेरा पैसा मैं रखूंगा, मेरा टैलेंट था मैं रखूंगा। दैट इज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चलिए दूसरी अर्थव्यवस्था पे चलते हैं, थोड़ा आसान भाषा में जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं। मैडम का मन किया कि खाना बना के खाना है। अब मैडम का मन किया, या चलिए मैं भी बहुत बढ़िया खाना बनाता हूं। कल को पता चला कि मैं खाना बनाने किचन में गया, मैंने खाना बना लिया अपना बढ़िया सारा, मैं खाना बना करके लौटा। अब यहां पर हमारे पिताजी भी बैठे हुए थे। इनने कहा कि बेटा सुनो, तुम खाना बना लाए? हमने कहा बना लाए। अब सुनो, ये खाना जो है ना, इन सब में बांट दो। हमने कहा पापा हम तो 2 ही रोटी अपने हिसाब से बना के लाए थे, हम तो 4 रोटी बना के लाए थे अपने हिसाब से। बोले नहीं, इन सब के अंदर ये खाना बांट दो, जो तुम्हें बचे वो तुम्हारा हिस्सा, जो तुम्हारा ना बचे वो तुम्हारा हिस्सा नहीं रहेगा, वो औरों का हिस्सा रहेगा। साथियों, ये विचारधारा साम्यवादी विचारधारा है। साम्यवादी का मतलब क्या हुआ? काम किसी एक व्यक्ति ने किया लेकिन उसका लाभ सब में बट गया। अब आपकी एकदम मुंह खिल गए कि वाह सर, विचारधारा तो साम्यवादी ही होनी चाहिए। अब इनके प्लस माइनस भी सुन लीजिए ताकि आप खुद से डिसाइड कर पाएं कि क्या विचारधारा होनी चाहिए। तो भाई, हमारा खाना बट गया सब जगह, ये साम्यवादी विचारधारा। खाना किसी एक ने खा लिया, ये पूंजीवादी विचारधारा। आपका मन एक बार में ही ऐसा किया कि यार अब तो साम्यवादी ही विचारधारा बढ़िया होती होगी। लेकिन साथियों, इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं। कल को जब हमने खाना सर्व किया उस समय पर मैंने आज तो बना दिया क्योंकि ये धोखा हुआ मेरे साथ। क्या धोखा हुआ? कि यार सबको देना पड़ेगा। इसका विकल्प क्या है? भाई साहब, अगले दिन तो मैं भी बैठा ही रहूंगा हाथ पे हाथ रख करके, जैसे ये सब लोग बैठे हुए थे। मैं भी बैठा रहूंगा कि कोई तो बेटा बना के लाएगा, और जैसे ही बना के लाएगा पापा तुरंत बोलेंगे कि सब में बांट दो, अपना भी पेट भर ही जाएगा। यानी कि मैं क्या बन जाऊंगा? कामचोर बन जाऊंगा, यानी मैं काम करने से बचूंगा। ये मूलभूत रूप से विचारधारा को समझने का प्रयास करिए। यही कारण था जिसके चलते रशिया, जो कि साम्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है, जिस यूएसएसआर जिसने साम्यवाद की स्थापना की थी, उसने 1991 तक आते आते साम्यवाद को ही त्याग दिया कि भाई मैं साम्यवाद नहीं अपना सकता, क्योंकि अपनाऊंगा तो मेरे यहां नाकारा लोग पैदा हो जाएंगे। और दूसरा क्या होगा? दूसरा यह होगा कि मेरा जैसा भाई किचन में गया, बढ़िया से किचन में ही बनाया और वहीं खा के चला आया, और यहां आके केवल डकारे ले रहा है। बोले बताओ क्या करना है? डकारे डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो कर देता हूं, खा के आया हूं। मतलब भ्रष्टाचार फैलेगा। आप लोगों का ध्यान रखना नहीं चाहेंगे। एक चीज तो क्या हो गया कि आप यहां पर लोगों का ध्यान नहीं रखना चाहेंगे, आप आलसी बन जाएंगे। अर्थात देश के रेस्पेक्ट में बात करें तो देश में अब कोई नया टैलेंट हाथ नहीं आजमाएगा। स्टार्टअप्स की शुरुआत ही नहीं होगी। स्टार्टअप डरेंगे कि मैं करूंगा मेरे लिए कि सबके लिए। मैं नहीं करना चाहता। भाई बैठे हुए हैं आराम से, कोई देगा तो खा लेंगे, क्या दिक्कत है? मतलब नया नवोन्मेष नहीं होगा। शुरुआत में गरीबों को बड़ा आनंद आएगा कि वाह मजा हो गया भाई, क्योंकि यहां पर हमको बैठे बिठाए मिल रहा है। लेकिन विचार करिए कितना बड़ा आदमी बेरोजगार होकर बैठ गया। तो फिर सर इसका क्या विकल्प है? तीसरा विकल्प बताइए। सर तीसरा विकल्प तो इसका यही है कि साम्यवाद के अंदर सामान्यतया सरकारें फिर ये काम करने लग जाती हैं। सरकार क्या करती है? सरकार ही पैदा करती है और सरकार ही डिस्ट्रीब्यूट करती है कि लो भाई पैदा कर लिया, सब लोग खा लो। सरकार ने धन निकाल लिया, बोले सब लोगों की तनख्वाह बांट दो। आपने टैलेंट का कदर नहीं किया। पूंजीवाद के साथ क्या था? पूंजीवाद का फायदा क्या था? पूंजीवाद का फायदा यह था कि जो भी नया टैलेंट है वो नए नए चीजें खोजेगा, जिससे देश का तो विकास होगा, ओवरऑल जीडीपी भी बढ़ेगी क्योंकि वो टैक्सेस देगा। ठीक है,
चलिए, तो ये दो बातें हो गई। तीसरी विचारधारा क्या है? तीसरी विचार, अब फिर आपने सुना कि यूएसएसआर ने साम्यवाद को त्याग दिया था, लेकिन चाइना के अंदर तो हम पार्टी का नाम ही कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं। बड़ा सवाल है, फिर चाइना ने साम्यवाद को आज तक क्यों नहीं त्यागा? आज आएंगे उसके ऊपर भी, लेकिन इससे पहले एक आखिरी सवाल और डिस्कस कर लेते हैं कि हम कहां हैं, यानी इंडिया कहां पर है। ना तो हम साम्यवादी, ना हम पूंजीवादी, हम क्या करें? बेटा, जब हम आजाद हुए थे ना, तब लड़ रहे थे ये लोग। कौन कौन? पूंजीवादी और साम्यवादी। एक तरफ पूंजीवादियों का पापा बना बैठा था अमेरिका, और साम्यवादियों का पापा बना बैठा था यूएसएसआर। ये आपस में झगड़ रहे थे, हमारा कंसेप्ट अच्छा है, हमारा कंसेप्ट अच्छा है, दोनों लड़ रहे थे। इंडिया चुपचाप बैठा बैठा बीच में से देख रहा था। इंडिया ने कहा, यार तुम्हारी लड़ाई ठीक ठाक है, लेकिन फीलिंग नहीं आ रही कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। तुम्हारे अंदर भी कुछ अच्छा है और तुम्हारे अंदर भी कुछ अच्छा है, चलो एक काम करते हैं, तुम्हारी भी अच्छाई ले लेते हैं, तुम्हारी भी अच्छाई ले लेते हैं, और हम मिश्रित प्रकार की चीज बना लेते हैं। इंडिया ने तो किया भी यही है ना, दुनिया भर का सारा ज्ञान समेट करके अपने पास रख लिया। तुम्हारा ये अच्छा दे दो, तुम्हारा ये अच्छा दे दो, और हमने एक हाइब्रिड मॉडल बना दिया जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी हमारे यहां पर पूंजीवादी व्यक्ति अगर कोई काम करना चाहता है तो करे, उसके पास टैलेंट है, नए खोज करना चाहता है, करे, बस करने के बाद में टैक्स दे दे बढ़िया से, और टैक्स सरकार को दे दे, और सरकार जो है वो गरीबों के खाने की, स्वास्थ्य की, रहने की, दवा की, इन सब की व्यवस्था करेगी। जैसे उदाहरण पकड़िए, जैसे आप लोग आज के समय पर क्या देखते हैं, सरकार के द्वारा आप मिड डे मील योजना चलती हुई देख लीजिएगा, है ना, पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देख लीजिए, आयुष्मान भारत योजना देख लीजिए, किसान सम्मान योजना देख लीजिए, विभिन्न प्रकार की सब्सिडी योजना देख लीजिए, स्वास्थ्य के लेकर के सरकार के द्वारा की गई योजनाएं उठा लीजिए। ये सारी चीजें क्या हैं? इसमें जो टैक्सेस आपने दिए, उन टैक्सेस से सरकार और लोगों के अपलिफ्टमेंट का कार्य कर रही है। दैट इज नॉन एज मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था। और इंदिरा गांधी जी तो इतनी कन्विंस हो गई थी इस बात से कि हमारा मॉडल ही बेस्ट है, कि उन्होंने इस चीज को अपने प्रियम्बल में ही डलवा दिया और कह दिया कि हम समाजवादी हैं, हम समाज के हर वर्ग का ख्याल रखते हैं, सोशलिज्म हमारी मूल धारणा है। 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में प्रियम्बल में शब्द डाल दिया गया। उम्मीद है आप लोगों को यहां तक भी सारी बातें समझ में आ गई। बोलिए, इतना समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। क्लियर हो गया? अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, यूएसएसआर ने साम्यवाद को त्याग करके पूंजीवाद अपना लिया, आज क्या अमेरिका पूरी तरह पूंजीवादी है? जी नहीं, वो भी अब इंडिया की तरह ही काम करता है, बोलता पूंजीवादी अपने आप को, लेकिन वो भी अब जनता के अपलिफ्टमेंट के लिए खुद से काम करता है। अब कोई प्रॉपर तरीके का पूंजीवादी नहीं बचा, ठीक है, ना ही प्रॉपर तरीके का कोई साम्यवादी बचा। लेकिन चाइना अपने साम्यवाद को दृढ़ता से पकड़ा हुआ था। फिर आप पूछेंगे कि अगर ऐसा था तो फिर चाइना ने ग्रो कैसे किया? बड़ा सवाल है ना। जब साम्यवाद चाइना के अंदर ही आ गया, और चाइना अपने आप को तो बोलता ही है कि कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव ही तो हैं वर्तमान में जो अपने बैठे हुए हैं शी जिनपिंग, फिर उनका इतना कैसे चल गया सिक्का? चाइना ने बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से काम किया। उसने क्या किया? उसने कहा ठीक है, साम्यवाद को अपनी जगह बैठा रहने दो, पहले लोगों से जितना हो सकता है पैसा कमाओ, मॉडल पकड़िए और उसी के साथ आज की खबर पढ़िए। सबसे पहले उसने लोगों से क्या कहा कि जिसको जितना कमाना है कमा लो, जितना कमाना है कमा लो, और कमाने के बाद बेटा जब पैसा कमा लो ना, तो कमा करके जो एक्सेसिव इनकम है वो वापस समाज को दे दो। एक्सेसिव इनकम, वास्तविकता में गांधी जी ने भी इसी एग्जैक्टली कंसेप्ट को दिया था आज से बहुत साल पहले, जिसे हम ट्रस्टीशिप की अवधारणा कहते हैं। ट्रस्टीशिप, गांधी जी ने भी सेम यही कंसेप्ट दिया था। आप कहेंगे गांधी जी को फिर लपेट लिया। बेटा गांधी जी ने भी उस समय, आपको मालूम होगा टाटा बिड़ला हुआ करते थे गांधी जी के समय, तब गांधी जी ने अमीरों से कहा था कि देखो भैया, तुम लोगों को जितना पैसा कमाना है कमाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए कमाना टैलेंट है। तुम नहीं कमाओगे तो कोई और कमाएगा, टैलेंट का उपयोग करो, लेकिन केवल उतना ही पैसा अपने पास रखना जितनी तुम्हारी जरूरत हो, उसके अलावा समाज को वापस दे देना। और यही कारण है कि ट्रस्टीशिप की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए जमशेद जी टाटा जैसे लोग दुनिया के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट बने। 100 साल में अब तक सबसे बड़ा अगर कोई फिलैंथ्रोपिस्ट है या सबसे ज्यादा समाज के लिए काम करने वाला दानदाता है तो वो जमशेद जी टाटा है, जिन्होंने अपनी इनकम का अधिकांश हिस्सा दान कर दिया। दैट इज नॉन एज फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी। क्लियर है? तो साथियों, चाइना क्या कर रहा है? तो यहां पर चाइना ने भी यही कहा, बोले जिनको जितना कमाना है कमा लो, लेकिन जैसे ट्रस्टीशिप की अवधारणा को जिसने मान लिया, जिसने नहीं माना नहीं माना। यहां पे इंडिया में जबरदस्ती नहीं है, केवल टैक्स लेके सरकार काम चला लेती है।
चाइना इस मामले में जबरदस्ती भी कर लेगा कि कह दिया ना तो करना पड़ेगा, यानी मैंने कमिटमेंट कर लिया तो फिर मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। एग्जैक्टली चाइना उस मोड पर जा रहा है। हैने को तो ये बिल्कुल जो अपने गांधी जी थे उनका ट्रस्टीशिप ही है, लेकिन यहां पर इनकी जो शासन व्यवस्था है इसमें अपोजिशन की सुनवाई नहीं होती। अगर इन्होंने कह दिया कि पैसा सब में बंटना है तो बंटना है, फिर इसमें आप एक्सक्यूज नहीं ढूंढ पाएंगे। जैसे जैक मा उठा लो, दीदी उठा लो, जो भी उठा लो, सारी कंपनियां इसी चक्कर में दब के बैठ गई सरकार के सामने, क्योंकि सरकार जो चाहती है वही करती है। यानी यहां साम्यवाद का एक अलग ही रूप है जिसमें कि पूंजीवाद को तो पनपाया जाता है, लेकिन जहां मौका उठता है, चाहे गरीबों का अपलिफ्टमेंट करने का आया तो एक बार में अपलिफ्टमेंट कर दिया, गांव की गांव खत्म करके शहर बनाने की बात आई, खत्म कर दी, सड़क यहां से निकालनी है, बीच में चाहे 1000 घर हो तोड़ दो, सड़क निकाल देंगे। यानी इनके यहां एक अलग प्रकार की विचारधारा चलती है और यह चाइनीज मॉडल ऑफ कम्युनिज्म है। उम्मीद है आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। दीदी का मुद्दा मैंने कुछ दिन आप अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ते हैं तो अनअकैडमी पर आप लोगों के लिए एक जबरदस्त फीचर शुरू किया गया है। यदि आप पेड क्लासेस अनअकैडमी के साथ पढ़ रहे हैं तो पेड यानी प्लस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अनअकैडमी पर एक फीचर यह है कि अगर आप अपने टीचर से बात करना चाहते हैं तो चैट के थ्रू नहीं, कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं, और वो भी क्लास के दौरान। क्लास के दौरान एक फीचर आया है दैट इज आस्क ए डाउट फीचर, यानी कि अब आपके डाउट्स का और ज्यादा अच्छे से समाधान हो पाएगा। हालांकि कोई भी समाधान आपको पहले चैट के थ्रू भी मिल जाता था, लेकिन जरा विचार करिए कि आप अपने टीचर से लाइव क्लास में टेलीफोनिकली बात कर पाएंगे, यानी आप सीधा कनेक्ट हो पाएंगे एक ऑडियो कॉल के माध्यम से, जो कि एप्लीकेशन में ही इनबिल्ट है। तो यह जबरदस्त फीचर आपको पेड क्लास में मिल रहा है। यानी कि अगर आपके मन में अब तक यह था कि पेड क्लासेस में टीचर से कैसे बात की जा पाएगी, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो यह सारी चीजें अब पॉसिबल हो रही हैं। तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। अनअकैडमी पर मेरे द्वारा पेड क्लासेस यूपीएससी और एसएससी दोनों सेक्शंस में ली जाती हैं। यूपीएससी में मेरे द्वारा ज्योग्राफी और पॉलिटी खत्म करवा दी गई है। यदि आप जुड़ते हैं तो मेरी पुरानी क्लासेस सारी देख पाएंगे, भविष्य में आने वाले सभी बैचेस देख पाएंगे। यूपीएससी कैटेगरी में जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उन सब की क्लासेस मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके कर सकते हैं, जिससे आपको फीस में 10% का डिस्काउंट भी तुरंत प्राप्त होता है। इसी प्रकार एसएससी कैटेगरी के अंदर वर्तमान में मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, जिसके बाद आर्ट एंड कल्चर शुरू होने वाली है। जो भी विद्यार्थी स्टेट पीसीएस लेवल की तैयारी या डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं वो मेरा एसएससी कैटेगरी का स्टैटिक जीके वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सारा कंटेंट आपको रिटर्न में मिलता है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं, बाईलैंग्वेज कंटेंट आपके लिए उपलब्ध होता है। तो इतनी सारी जानकारियां आप सभी के लिए, तो याद रखिए मेरा रेफरल कोड अंकित 10। फिर मुलाकात करते हैं आपसे अन्य क्लासेस में। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जो हमारे ऑफिशियल और पर्सनल टेलीग्राम चैनल्स हैं, उन सब पर प्राप्त हो जाती है। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित